एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू ई कक्षा अ क्लासरूम एट होम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 की कुछ ऐसी केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज जिनको हमें समझने के बाद चैप्टर 1 और केमिस्ट्री समझने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टर्म्स क्या हैं कि बार बार यूज़ होती हैं आपकी केमिस्ट्री में, तो इसीलिए मैंने एक वीडियो अलग से ये इसीलिए बनाया है कि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की हैं, लेकिन काम में ये हर जगह आएंगी, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। हम कुछ टर्म्स हैं हमारी इंपॉर्टेंट: मैटर, मास एंड वॉल्यूम, रिजिडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डिफ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सब्लिमेशन। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, इनको समझने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है और हमें इनको कैसे देखना है, कैसे समझना है। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ मैटर। अब हमने अगर चैप्टर पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तो भाई मैटर क्या है? मैटर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसका वेट हो, जिसमें वेट हो, यानी कि अगर इस टर्म को यूज़ ना करें, जिसके अंदर मास हो और वो स्पेस भी घेरता हो, यानी कि वो अपने, अगर मैं किसी स्टोन की बात करूं, कोई भी स्टोन फॉर एग्जांपल है ना, स्टोन, उसका एक अपना वेट होगा और जहाँ पे वो रखा हुआ है उसने यानी कि एक स्पेस भी घेरा हुआ है। सपोज करिए आप अपने आप को ले लीजिए, अगर आपका वेट भी है, आपका कुछ वेट है और आप जिस जगह बैठे हुए हैं आपने वो स्पेस भी लिया हुआ है, तो आप क्या है? मैटर हैं। तो ऐसी हर चीज़ मैटर आती है। अब मैं कहूँ मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग, मेरे थॉट्स का ना तो कोई मास है और ना ही वो कोई स्पेस घेर रहा है, तो वो क्या है? मैटर नहीं है। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से। आप, matter is the stuff that makes up the universe, everything that takes up space, यानी क्या लेगा? स्पेस लेगा। and mass is matter, वो हर चीज मैटर है। all matter is made up of particles which are molecules, यानी कि हमने कोई भी पढ़ा है कि कोई भी, अगर सपोज ये टेबल है, ठीक है, अगर इस टेबल से हमने देखा कि ये मैटर है। अब मैटर पार्टिकल से बना हुआ है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मॉलिक्यूल्स भी तीन चीज़ों से बने हुए होते हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना, क्योंकि एटम होता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम। देखो ऐसे समझ लेते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं एटम्स, उसके बाद मॉलिक्यूल। जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल, उसके बाद वो बन जाता है मैटर। ऐसे ध्यान देंगे। और जो एटम है वो भी 3 में डिवाइडेड है: प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको टर्म्स बताई हैं। जैसे जैसे आपको आता जाएगा अपने चैप्टर में आप समझते जाएंगे। सिर्फ इतना समझेंगे कि मैटर होता है जिसके पास क्या होता है? जो एक एक स्पेस लेता है और क्या टेक करता है? और वो लेता है मास। मास और स्पेस जो भी लेगा वो सबके सब क्या है? मैटर से। और मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर मॉलिक्यूल। दैट्स इट, आपके लिए इतना काफ़ी है। अब बात आती है मास एंड वॉल्यूम की। हमारी 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में और आगे भी फिजिक्स में मास और वॉल्यूम की बार बार बात की जाएगी। मास को हम डिनोट करते हैं m से और वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं v से। तो ये देखना हमें जरूरी है, कैपिटल V, सॉरी। अब ये क्या चीज होती है? अब मास को हमने किससे रिलेट किया है? मास को हमने रिलेट किया किसी भी चीज के वेट से, ठीक है। और वॉल्यूम किससे? जो वो स्पेस लेगा वो उसका वॉल्यूम हो गया। सपोज करो ये ग्लास है, ग्लास में पानी है, तो अगर इसका पूरा मैं वेट लेती हूँ तो ये हो गया मास, ठीक है, वेट ले गया। और जो इसने ये स्पेस जो कवर किया है वो हो गया आपका वॉल्यूम। तो ये इनकी टर्म्स हैं, इनको हमें देखना है, तो इसलिए इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। Mass measures the amount of matter in a substance or an object. The basic SI unit of mass is the kilogram. अब मास को हम किस यूनिट के अंदर हम लेते हैं? किलोग्राम्स में लेते हैं, ग्राम्स में लेते हैं, तो SI यूनिट हो गई है केजी। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मेजर्स द अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी उस जो ग्लास ने जो स्पेस लिया है वो है। और एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप द बेसिक एसआई यूनिट क्या है इसकी? क्यूबिक मीटर, यानी मीटर, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। इसको डिनोट करते हैं एम, मास को, और इसे करते हैं, समझ आ गया? ये है आपका मास। ये जो मास लेता है उसको हम किस में मेजर करते हैं? केजी में, किलोग्राम्स में, और वी को करते हैं मीटर क्यूब्स में, ठीक है, समझ आ गया? जैसे आपको एग्जांपल दे दिया था, ग्लास है, ग्लास के अंदर जो उसका जो वेट है वो होगा मास, और जो इसने ये जो जगह घेरी हुई है वो है इसका वॉल्यूम। नेक्स्ट,
रिजिडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। अब रिजिडिटी क्या है और कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी तो नाम से समझ आ रहा है कि किसी चीज को अगर हम फोर्स लगा के अगर उसे कंप्रेस कर सकें। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका सॉलिड, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, ये है गैस, हल्का हल्का सा दूर, और सॉरी ये है लिक्विड एंड ये है गैस। अब इनको अगर एक कंटेनर्स में रख दें, मैं अगर आपसे पूछूं किसको प्रेस करना ज़्यादा आसान है? भाई गैस प्रेस हो जाएगी क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है, तो वो कंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ी कम हो जाएगी और इसमें थोड़ा मुश्किल होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की बहुत कम होती है, इसकी थोड़ी उससे ज़्यादा और उसकी इससे ज़्यादा। इस तरीके से हमने रिजिडिटी क्या होती है? रिजिड होना, यानी मॉलिक्यूल्स ना हिलना डुलना, अपनी ही शेप में रहना चाहते हैं, वो अपनी ही जगह पे रहना चाहते हैं, तो वो जो फोर्स काम करता है वो रिजिडिटी होता है। हम देख लेते हैं फटाफट से। देखो, रिजिडिटी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स शेप, यानी कि वो रेजिस्ट करता है, वो अपनी शेप में रहना चाहता है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो से हम बात करते हैं रिजिडिटी। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास है, ग्लास में क्या है? यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पिस्टन लगाओ, पिस्टन आप कुछ भी समझिए, ऐसी कोई फोर्स दबाने वाली नीचे। अब इस पिस्टन को हम नीचे लेते आएंगे, दब जाएगा ना थोड़ा, ठीक है, दब जाएगा। तो इसने क्या किया? वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। पहले वॉल्यूम कहाँ तक था? कहाँ तक स्पेस घेरा हुआ था इसने? यहाँ तक, इस ग्लास में यहाँ तक इसने स्पेस लिया हुआ था इस लिक्विड ने, और उसको हमने दबा के नीचे कर दिया, तो उसने वॉल्यूम को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। कैसे? हमने फोर्स अप्लाई किया इसलिए। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी। क्यों कंप्रेसिबल हो गया? क्योंकि सॉलिड नहीं था, लिक्विड था, और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा क्या होता है? गैप होता है, उनके बीच में थोड़ी दूरी होती है, वो सॉलिड से ज़्यादा थोड़े उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये भी आपके, ये तो फिजिक्स में भी आएगा और केमिस्ट्री में, दोनों में आएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेटेड होती है। मोशन मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी पार्टिकल में मोशन होना, या किसी भी मैटर में मोशन होना। पोटेंशियल जो उसकी अंदर, अगर आपने किसी बॉल को पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आपने बॉल को दम लगा के और जोर से फेंक दिया है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई है? वो गई है काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो ये टर्म्स हम देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी इस पोजीशन में है, ये देखो, ये इस लड़की ने ये बॉल पकड़ा हुआ है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही बॉल को फेंकेगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। वाइल काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन होना चाहिए, तो ये मोशन के थ्रू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। ऐसे में एग्जाम्पल ये कह दूं आपको कि आप फैन चलाते हैं, अपने घर का फैन है, अब वो जो फैन अगर बंद पड़ा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, तो अब वहाँ पे कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही पंखा चलने लगा और इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी। और मोशन कहाँ हुआ? पंखे की जो तीनों की तीनों विंग्स हैं वो चल रही है ना, ठीक है। इस तरीके समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जाते हैं हम डेंसिटी। डेंसिटी से समझ ही आ रहा है, डेंस होना, ठीक है। डेंस मतलब, मैं पहले एग्जांपल दे देती हूँ, डेफिनेशन बाद में, पर चलो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। देखो तीन चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में इसमें, डेंसिटी खुद, मास और वॉल्यूम, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ मास पर वॉल्यूम। अब हम कैसे देख इसको, डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे, पहले समझने पे ध्यान देते हैं। सपोज करो ये स्क्वायर पीस है आयरन का, और ये स्क्वायर पीस है, ऐसे मैंने पेपर का बना दिया, सिंपल, ठीक है। पेपर को मतलब एक नॉर्मल से एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लिया और उसको स्क्वायर शेप में ऐसे दबा के ऐसे बना दिया। अब इसका मैं यहाँ, अब दोनों में से हैवी कौन सा होगा? सबसे पहली बात तो ये, दोनों की का जो दिखने में शेप है वो सेम है ना, और लेकिन हैवी कौन सा होगा? हैवी वही होगा जो आयरन का बना हुआ है। न्यूज़पेपर तो बहुत लाइट होगा। वो लाइट क्यों है? क्योंकि आयरन के अंदर उसके पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड हैं, इतने पास पास है, और इतनी ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ पर, तो वो हैवी हो गया है। लेकिन यहाँ पे वो बहुत दूर दूर है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा लाइट है, क्योंकि पेपर में कितना वेट होगा ही नहीं ना,
तो ये कैसे थोड़ा थोड़ा मास से कनेक्टेड रहता है। डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ मास पर वॉल्यूम्स, यानी कि क्या है, अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम यहाँ से ले लूँ, एक यहाँ से टुकड़ा निकाल लूँ इसका, ये वाला, ठीक है, इसमें मैं अगर पार्टिकल्स को काउंट करूं, समझना ध्यान से, ये आपका स्क्वायर है आयरन का, मैंने यहाँ से इतना से इस साइड से यहाँ पे मैं काउंट करूं, ठीक है, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, एक यहाँ से मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं पार्टिकल्स काउंट करूं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा आएंगे और यहाँ पे कम आएंगे, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, यानी जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा पर वॉल्यूम, यानी मास पर वॉल्यूम, यानी वेट उसका पर वॉल्यूम जिसका ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसी का एग्जाम्पल हम कैसे लेते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे 9 के इसी फर्स्ट चैप्टर में रिलेटेड है कि जो आइस होती है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती रहती है जबकि वो तो सॉलिड स्टेट में, ये क्वेश्चन आया है ना, उसमें क्या बताते हैं कि ये पानी भरा है और हम जैसे यहाँ पे आइस के टुकड़े डालते हैं, तो अगर सॉलिड स्टेट में, हमने तो ये पढ़ा है कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है और गैस की उससे भी कम होती है, तो यहाँ पे ये आइस पीसेस यहाँ पे फ्लोट करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं, क्योंकि आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। वो डेंसिटी कम क्यों होती है, क्योंकि जो आइस होती है ना उसके अंदर बीच में एयर गैप्स होते हैं, एयर फिल हो जाती है, तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और वाटर की डेंसिटी आइस से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए पानी नीचे और आइस ऊपर। तो आई थिंक आपको डेंसिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें भी देख लेते हैं, ये देखो पिक्चर में भी दिखा हुआ है ना। अब इसमें से मैं आपसे पूछूं डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, क्लियरली इमेज बता देगी इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इधर कम दिखाई दे रहे हैं। ये है आपका एक यूनिट है, इन्होंने एक यूनिट की तरह निकाल लिया, तो यहाँ पे पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, इस वाले क्यूब की ज़्यादा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी आपके बार बार आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए मैं आपको ये टर्म्स इसलिए समझा रही हूँ, जैसे आप 10th 11th 12th ये वाली टर्म्स बार बार यूज होने वाली हैं, जो मैं अभी आज आपको समझा रही हूँ ये सारी टर्म्स यूज होने वाली है। जब तक आप साइंस में रहेंगे और केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, ये टर्म्स यूज होंगी। अब हम देख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, नाम से पता चल रहा है, देखो नाम से देखो, इंटर में हमेशा ध्यान रखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर हमें समझ ही आता है, जैसे इंटरनेशनल में क्या मतलब होता है, यानी 2 कंट्रीज की बात हो रही है। इंटरनेशनल यानी कि मैं कहूँ कि इंटरनेशनल फ्लाइट है, यानी कि 2 कंट्रीज के बीच की फ्लाइट है वो। मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स, इंटर मतलब 2 के बीच में, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स ले लूँ, इनके बीच का जो स्पेस है वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, ये होगा, क्लियर है। उसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये वाला वर्ड तो सेम ही है, उसको फोर्स में, यानी कि इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब वो फोर्स नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जरूरी है, ऐसा नहीं है कि उन दोनों को रिपल्शन नहीं होगा, पास भी हो सकते हैं और वो दूर भी हो सकते हैं, तो दोनों तरह के फोर्सेस। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज द स्पेस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल और एटम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, और रिपल्शन विच एक्ट बिटवीन नेबरिंग पार्टिकल्स, यानी कि एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, अब पिक्चर में ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाले, इस वाले स्पेस की बात की जा रही है, और जो इन दोनों के बीच में जो एक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये पास है वो है आपका फोर्स। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन 2 तरीके से समझ सकते हैं। डिफ्यूजन का एक तो सीधे सीधे आप मतलब ये निकाल लीजिए कि कोई हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तो डिफ्यूजन को पहले से समझिए कि अगर मैं आपके घर के कोने में एक अगरबत्ती जला दूं तो उसकी महक पूरे घर में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगरबत्ती जैसे ही जली और उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिली, कैसे, टेम्परेचर क्योंकि बढ़ा, अगर आपने जलाई उनको हीट दी, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा वो मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आई और वो चल दिए। तो ये जो प्रोसेस है वो होता है आपका डिफ्यूजन। कहाँ चल दिए, जहाँ पर वो पार्टिकल्स नहीं है, यानी हाईली कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डेफिनेशन देखते हैं, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ अ सब्सटेंस स्प्रेडिंग आउट टू इवनली फिल इट्स कंटेनर और एनवायरनमेंट।
इवनली, ये ध्यान रखना है, वो तब तक जाते रहेंगे जब तक कि वो कॉन्सेंट्रेशन पूरे घर में एक जैसी नहीं हो जाएगी, यानी इवनली। इट्स कंटेनर और एनवायरमेंट, ठीक है, एक उसके एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया। इन अ सॉल्यूशन अ कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन सॉल्यूट डिफ्यूज टू स्प्रेड इवनली इन इट्स सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मैं सॉल्वेंट और देखो दो टर्म्स हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है पानी का ग्लास, ठीक है, इसमें हमें डालना है 1 स्पून सॉल्ट, ओके। तो जो ये है आपका सॉल्वेंट जो ज़्यादा है, और ये जो है सॉल्ट है वो होगा सॉल्यूट। ये तो है आपकी ये वाली टर्म्स। अब क्या होगा, अब आपने यहाँ पे इसमें इसको ऐड कर दिया, और वो तब तक ऐड होता रहेगा, तब तक उसके अंदर डिजोल्व होता जाएगा, जबकि ऊपर ऐसा थोड़ी होता है कि नीचे थोड़ा खारापन या मीठापन ज़्यादा हो गया, ऊपर कम हो गया, वो पूरा के पूरा कंप्लीट डिफ्यूज हो जाएगा उसके अंदर। तो आपको पूरा पानी या लैमिनेट बनाते हैं तो सभी में स्वाद एक जैसा आता है ना, तो वो कौन सी प्रोसेस है, वो डिफ्यूजन हो रहा है। दिस इज द प्रोसेस वेयर द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसको ध्यान रखना है, जहां भी कहीं पे भी हाई है वहां से लो की तरफ जाएंगे, और तब तक जाएंगे जबकि इवनली स्प्रेड नहीं हो जाएगा। डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन इट्स पार्टिकल। सेम चीज है, डिफ्यूजन अकर्स इन गैसेज, लिक्विड, सॉलिड्स। तो ये वाला तो जो मैंने अगरबत्ती का जो आपको एग्जांपल दिया वो गैसेज का एग्जांपल था, और जो ये वाला एग्जांपल था वो किसका था, लिक्विड्स का। अब हमें ये भी पता चल सकता है कि जो डिफ्यूजन होगा वो गैस में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि गैस में फटाफट स्प्रेड जल्दी होंगे, और लिक्विड में उससे कम होगा, और सॉलिड में सबसे कम होगा। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स। तो ये आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्ट में मेल्ट होना और बॉयल में बॉयल होना। अब क्या चीज़ मेल्ट होएगी, मैं कहूँ आपसे गैस मेल्ट करो, ये तो कोई टर्म ही नहीं हुई। मेल्ट क्या होगा, सॉलिड ही मेल्ट होगा। ये सॉलिड है, इसको लिक्विड में चेंज किया, तो ये कौन सा पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट। तो कौन एक ऐसा एटमॉस्फेरिक पॉइंट पे जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए वो होगा मेल्टिंग पॉइंट, और जो लिक्विड से किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, तो वो हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट। ये सिंपल इसका डेफिनेशन है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लेते हैं एक बार फटाफट। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure, atmospheric pressure नहीं, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर ये जो है उस पर, उसे एटमॉस्फेयर मतलब आप एक्स्ट्रा कोई प्रेशर नहीं बनाएंगे, सिंपल जो आपका अभी ये एटमॉस्फेयर है बस उस पर, ये नहीं कि आपने बाहर से कोई प्रेशर, इसका मतलब ये होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ है, नॉर्मल प्रेशर is called its melting point. Simple. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric, इसमें क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में बनेगा, और यहाँ पे लिक्विड टू गैस। सिंपल है। अब बात आती है सब्लिमेशन। ये क्या चीज है, इसको डेफिनेशन को बाद में देखना, पहले इधर देख लो। यहाँ ये सॉलिड है, फिर इस यहाँ से लिक्विड बनता है, और यहाँ से क्या बनता है, गैस। यहाँ पे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, इसमें होता है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर देने के साथ सीधा सॉलिड टू गैस में चेंज हो जाए, सॉलिड से सीधा गैस में, यानी कि उनमें लिक्विड वाली स्टेट तो आती ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल बता सकते हो अपने आप मन में सोच के, सिंपल है, कैम्फर। कैम्फर क्या हो गया आपका, कपूर बोल सकते हैं। कपूर कैसे, वो सॉलिड होता है व्हाइट कलर का। अब उसको आपने कभी देखा है, वो सीधा सॉलिड होते होते सीधे खत्म हो जाता है, गैस में चेंज होता है, खुशबू आती रहती है, लेकिन कभी उसको देखा पानी पानी होता हुआ, वो सीधे सॉलिड टू गैस में चेंज होता है। तो जो ये प्रोसेस है वो क्या है, सब्लिमेशन। अब मैं इसकी फटाफट से डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, आपको समझ आएगा। सब्लिमेशन अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस विदाउट एवर पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज। लिक्विड फेज आती ही नहीं है। ड्राई आइस, सॉलिड CO2 प्रोवाइड्स अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। इस पिक्चर को देख लो एक बार, आपको समझ आ जाएगा। वो इसमें मेल्टिंग बॉइलिंग सब आ गया। ये आपकी यहाँ पे देखो एक सॉलिड रखा है, ये एक ग्लास के अंदर लिक्विड, और ये आपका हो गया गैसियस, थोड़ा क्लाउड सा ऐसा टाइप दिखा दिया ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखो सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, तो ये क्या हुई, मेल्टिंग, और ये जो टेम्परेचर हुआ वो हो गया मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से गैस में था यानी बॉयल हुआ, ये हो गया आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट।
सॉरी, ये हो गया आपका, अरे यार, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद अगर हम उल्टा करें, गैस टू लिक्विड चेंज करें यानी उसको फ्रीज करें, तो वो क्या हो गया, कंडेंसेशन। और लिक्विड से फ्रीजिंग हो जाए उसका, ठीक है, यानी टेम्परेचर यहाँ पे कम करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। सॉलिड को मैं गैस पानी का एग्जांपल ले लेती हूँ, आइस को मैंने टेम्परेचर दिया थोड़ा सा रूम टेम्परेचर, तो लिक्विड में चेंज हो गया, और लिक्विड को मैंने गैस पे रख के गर्म किया, तो अब गैस से अगर मुझे लिक्विड में चेंज करना होगा तो टेम्परेचर कम करना होगा ना, और तो ये हो गया आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का एग्जाम्पल और भी 9th क्लास में है, मैं आपको दूसरे वीडियोज में बताऊंगी। लिक्विड टू सॉलिडिफाइड, फ्रीजिंग हो गया। सीधा सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन और डिकम्पोजिशन। गैस टू सॉलिड है, डिपोजिशन, ठीक है। ये कंप्लीट मैटर के लिए था। तो आई थिंक आपको, मेरे को लगता है कि जो ये टर्मिनोलॉजीज हैं इंपॉर्टेंट है, आपको केमिस्ट्री समझने में मदद मिलेगी इससे। तो आप एक बार इस वीडियो को देखें और समझें, तो आपको ये जो 9th क्लास की जो केमिस्ट्री आपके स्टार्ट हुई है आना, आपको थोड़ा मतलब होता है ना 9th क्लास में नया नया आते हैं, हमें समझ ही नहीं आता, केमिस्ट्री चल रही है, बायोलॉजी चल रही है, फिजिक्स चल रही है, तो ये आपको केमिस्ट्री देखने में और समझने में मदद मिलेगी और आपको अच्छी लगने लगेगी। तो मेरी यही कोशिश रहती है, ठीक है। तो आप ये टर्मिनोलॉजी पे जाएं और वीडियो दूसरों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।